हेलो स्टूडेंट्स, भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम आर्द्रता से संबंधित बातों की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने आर्द्रता की परिभाषा एवं उसके दो प्रकारों के बारे में जाना कि जहां आर्द्रता अर्थात वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को ही आर्द्रता कहा जाता है। ये आर्द्रता दो प्रकार की होती है, एक निरपेक्ष आर्द्रता और दूसरे सापेक्ष आर्द्रता। जैसा कि कल हमने चर्चा की थी कि निरपेक्ष आर्द्रता से आशय वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की वास्तविक मात्रा से है, अर्थात एक वायु में कितनी जलवाष्प मौजूद है, नमी की मात्रा कितनी मौजूद है, यह निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है और इसे ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है, अर्थात एक घन मीटर में कितने ग्राम जल वाष्प मौजूद है। वहीं दूसरी आर्द्रता हमने देखी सापेक्ष आर्द्रता, अर्थात एक वायु में उपस्थित जलवाष्प की वास्तविक मात्रा तथा उस वायु का जलवाष्प ग्रहण करने का सामर्थ्य का अनुपात सापेक्ष आर्द्रता कहलाता है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी बताया था कल, उसी की चर्चा एक पुनः करते हैं और आगे बढ़ेंगे कि मान लीजिए ये वायु है, हालांकि ये ग्लास दिख रहा है आपको, लेकिन ये मान लीजिए कि ये वायु है। अब इसके अंतर्गत ये जल भरा हुआ है, तो जल की वास्तविक मात्रा कितनी है, हमने इसे मापा और हमें प्राप्त हुआ 250 मिलीलीटर। यानी ये जो जल भरा हुआ है वो 250 मिलीलीटर भरा हुआ है। तो वायु में मौजूद जल वाष्प की वास्तविक मात्रा कि कितनी मात्रा मौजूद है, ये तो कहलाती है निरपेक्ष आर्द्रता। और सापेक्ष आर्द्रता क्या है? सापेक्ष आर्द्रता को हम इस तरह समझ सकते हैं, वास्तविक मात्रा अनुपात जल वाष्प ग्रहण करने का सामर्थ्य, अर्थात कितनी जलवाष्प आ सकती है कि इस गिलास के अंतर्गत 1 लीटर जलवाष्प आ सकती है। हम यूं कहें कि 1 लीटर जल आ सकता है, तो जलवाष्प ग्रहण करने का सामर्थ्य हो गया 1 लीटर। वहीं वास्तविक मात्रा कितनी है? 250 ml। तो 250 ml अनुपात 1 लीटर, अर्थात हम यूं कहेंगे कि जलवाष्प कितनी मौजूद है इसमें? 25%। सापेक्ष आर्द्रता को
प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, जबकि निरपेक्ष आर्द्रता को ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। तो ये चर्चाएं हम लास्ट वीडियो में कर चुके थे। आज उसी क्रम में चलते हैं और आर्द्रता से संबंधित कुछ अन्य बातों पर हम चर्चा करेंगे, और उन्हीं बातों में आज हम शुरू करेंगे। हमारा एक नया शब्द वो है संतृप्त वायु। अब ये शब्द क्या है? संतृप्त। संतृप्त में शब्द निकलता है तृप्त होना। जब हम किसी तत्व से, किसी बात से पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं तो हम कहते हैं तृप्त हो गए। भोजन कर रहे हैं या पानी पी रहे हैं, प्यास लग रही है बहुत, हमें पानी का एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि पानी की बात चल रही है। प्यास लग रही है हमें बहुत तेज, गला सूखे जा रहा है, हम प्याऊ पर गए या घर में गए, मटके में से, फ्रिज में से हमने पानी निकाला और पीना शुरू कर दिया। आधा गिलास, 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, जितनी हमारी क्षमता है। और जब हमारी कैपेसिटी पूरी हो जाती है, जब हमारा बिल्कुल मन भर जाता है, तो क्या कहते हैं, आत्मा तृप्त हो गई, गला तृप्त हो गया। यानी जो जल, जितनी आवश्यकता थी शरीर को जिस जल की, वो जल पहुंच गया है अंदर, और शरीर हमारा क्या हो गया है, संतुष्ट हो गया है, पूरी तरह से तृप्त हो गया। उसी तरह से वायु भी संतृप्त। वायु में जितनी जलवाष्प पहुंचनी चाहिए, अगर उतनी जलवाष्प पहुंच जाती है, यानी उसकी क्षमता के अनुसार जब वायु जलवाष्प ग्रहण कर लेती है, तो वायु का यही ग्रहण करना जलवाष्प क्या कहलाता है, संतृप्त वायु कहलाता है। अर्थात अगर यूं कहें कि किसी निश्चित तापमान पर, परिभाषा के अनुसार देखें, किसी निश्चित तापमान पर जब किसी क्षेत्र की वायु जलवाष्प ग्रहण करने की पूरी क्षमता प्राप्त कर लेती है, या कोई वायु अपनी क्षमता के अनुसार जलवाष्प ग्रहण कर लेती है, तो ऐसी वायु संतृप्त वायु कहलाती है। ये संतृप्त वायु जिस तापमान पर या जिस बिंदु पर संतृप्त होती है, उस बिंदु को ओसांक कहा जाता है। ओसांक, ओस प्लस अंक, अर्थात वह बिंदु, वह टेम्परेचर, वह मात्रा जिसके बाद ओस गिरने लगेगी, उसे ओसांक कहते हैं। और ओस तब गिरेगी जब वायु में क्षमता से अधिक जलवाष्प पहुंचती है। क्षमता तक पहुंच रही है तो वो संतृप्त हो गई, क्षमता से कम है तो वो निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता में चला जाएगा। लेकिन क्षमता से अधिक हो गया है तो वायु में से नमी क्या होगी, बाहर निकलेगी। एग्जाम्पल के रूप में हम इस तरह से गिलास का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि इस गिलास के अंतर्गत 1 लीटर जल आता है और हमने 1 लीटर जल लबालब ऊपर तक भर दिया है, तो हम क्या कहेंगे
होगा वो 1 लीटर में होगा, यानी इस गिलास की जो क्षमता है वो 1 लीटर है। तो वायु में जितनी नमी पहुंचनी चाहिए, अगर उतनी नमी पहुंच रही है, वायु संतृप्त हो गई है, वायु पूर्ण तरीके से संतुष्ट हो चुकी है, क्षमता जितनी है उतनी जलवाष्प पहुंच चुकी है, तो ऐसी वायु तो संतृप्त वायु होगी। लेकिन अगर इस गिलास को एग्जाम्पल दोबारा देखें कि इस गिलास में अगर हम 1 लीटर प्लस 10 मिलीलीटर हम यानी इतना जल एक्स्ट्रा डालेंगे, तो क्या होगा, वो एक्स्ट्रा जल बाहर गिरेगा। तो वायु में भी ऐसा ही होता है, जब वायु में क्षमता के अनुसार जल पहुंच जाता है तो वह संतृप्त वायु हो जाती है, लेकिन जब क्षमता से अधिक उसमें जलवाष्प पहुंचती है तो उसे ओस का गिरना कहते हैं। हम पढ़ेंगे हालांकि अभी आगे जाके ओस के बारे में विस्तार से, लेकिन सर्दियों के मौसम में देखा होगा आपने, सर्दियों के मौसम में टेम्परेचर तो कैसा होता है, कम होता है। धरातल से जो वाष्पीकरण हो रहा है वो धीमी मात्रा में होता है, लेकिन वायु में ऑलरेडी नमी मौजूद रहती है, क्योंकि सर्दियों से पहले वर्षा होकर चुकी होती है, तो वायु में नमी रहती है। सूर्य के प्रकाश जब धरातल पर पड़ता है तो धरातल से और अधिक वाष्पीकरण होता है। वायु पहले से ही परिपूर्ण रहती है, जब और अधिक जलवाष्प उसमें पहुंचती है तो रात्रि के समय आप देखेंगे पेड़ पौधों की पत्तियों पर, घर की छत पर, कारों की सतह पर या अन्य जो भी वस्तुएं खुले में हैं उन पर छोटी छोटी जल की बूंदें जमा होती चली जाती हैं। यही बूंदें ओस कहलाती हैं। हालांकि सर्दियों में यह ओस फसलों के लिए लाभकारी होती है। इस ओस के साथ एक शब्द और पढ़ेंगे हम आगे जाके, पाला। जब टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि पेड़ों के पत्तियों पर जमा हुआ ओस का पानी, ओस की बूंदें जब बर्फ का रूप ले लेती हैं तो वो बन जाता है पाला, और पाला होता है फसलों के लिए नुकसान। यानी जहां ओस से फसलों को लाभ पहुंचता है वहीं पाले से फसलों को हानि पहुंचती है। लेकिन हम अभी पाले की बात नहीं कर रहे हैं, संतृप्त वायु की बात कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि संतृप्त वायु बेहतर तरीके से आप समझ चुके होंगे। तो संतृप्त वायु ओसांक बिंदु पर हो जाती है, यानी जब ओस गिरने का क्रम शुरू हो जाता है तो हम ये मानते हैं कि वायु पूरी तरह से संतृप्त है, क्योंकि ओस तभी गिरेगी जब वायु में जलवाष्प की मौजूदगी पूरी तरह से हो चुकी होगी। क्षमता जितनी है उतनी क्षमता में, उतनी मात्रा में वायु में जलवाष्प पहुंच चुकी। इस जलवाष्प को यानी वायु के अंतर्गत जलवाष्प को जो मापा जाता है, इसकी मात्रा को जो मापते हैं, उसके लिए हाइग्रोमीटर नामक एक उपकरण का सहारा लिया जाता है। तो ये आ सकता है आपके लिए कंपटीशन एग्जामों में कई बार पूछ लिया जाता है कि जलवाष्प की मात्रा को मापने के लिए किस उपकरण का सहारा लिया जाता है। तो जलवाष्प की मात्रा को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का सहारा लिया जाता है। अच्छा, मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि सूर्य ताप का मापन करने के लिए, जो पिछला पढ़ चुके हैं, सूर्य ताप का मापन करने के लिए किस उपकरण का सहारा लिया जाता है? जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ध्यान से उन्हें याद होगा,
सोचो जरा, माइंड पर जोर दीजिए कि सूर्य ताप का मापन करने के लिए किस उपकरण का सहारा लिया जाता है। हो सकता है याद आ गया हो बहुतों को। सूर्य ताप का मापन करने के लिए करते हैं पायरो हेलियोमीटर, ये सूर्य ताप के लिए। और वायु दाब का मापन करने के लिए जो पिछले ही वीडियो में पढ़कर आए, याद करो, वायु दाब का मापन जो किया जाता है वो किया जाता है बैरोमीटर। और आर्द्रता का मापन जो किया जाता है वो किया जाता है हाइग्रोमीटर। तो ये आर्द्रता से संबंधित कुछ बातें। अब आर्द्रता यानी जलवाष्प जो वायु में पहुंच रही है, ये किस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचती है, ये भी जानना बेहद जरूरी है। हालांकि कई बार मैं शब्द को बोल चुका हूं बीच बीच में, एक जलवाष्प की मात्रा वायु में जो पहुंचती है वो पहुंचती है वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा। अब ये वाष्पीकरण क्या है? एक सामान्य शब्दों में अगर हम देखें तो सूर्य की गर्मी के द्वारा धरातल पर उपस्थित जल जब वाष्प बनता है तो यही प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। एक सामान्य शब्दों में हम ये बोल देंगे कि सूर्य की गर्मी के द्वारा पानी वाष्प बनकर ऊपर उठता है तो यही वाष्पीकरण है। जैसे घर में भी आपने देखा होगा, इसको प्रयोग को अगर आप करना चाहें तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि जैसे कढ़ाई में आप खाना पकाइए, सब्जी बनाइए, कढ़ाई में सब्जी में पानी अधिक हो गया है मान लीजिए, और आप पानी सुखाना चाहते हैं उस सब्जी का, आप क्या करेंगे कि थाली को हटाकर जो ढक्कन ढका हुआ है कढ़ाई पर उसे हटाकर और गैस को फुल स्पीड पर ऑन कर देंगे। नीचे से गर्मी लगती रहेगी, टेम्परेचर बढ़ता रहेगा और कढ़ाई के अंतर्गत उपस्थित जल गर्मी पाकर वाष्प बनकर ऊपर उठता रहेगा। कुछ दूरी तक तो वो वाष्प हमें दिखाई देती है, लेकिन ऊपर जाने के बाद वो फैल जाती है और हमें दिखाई देना बंद हो जाती है। लेकिन अगर आप देखना चाहें प्रयोग के रूप में तो कढ़ाई के ऊपर चमटे से या किसी अन्य ऐसी वस्तु से थाली को पकड़कर रखिए ऊंचाई पर। यहाँ कढ़ाई है इस तरह से और ऊंचाई पर थाली को पकड़कर रखिए। यानी जो वाष्प निकल रही है वो वाष्प टकरानी चाहिए किससे? आपके द्वारा पकड़ी गई उस थाली, प्लेट या ढक्कन से। आप पाएंगे कि थोड़ी देर के बाद ही थाली के ऊपर छोटी छोटी बूंदें जमा हो गई हैं। अगर लॉन्ग टाइम तक आप पकड़े रहोगे तो आप पाओगे कि वो बूंद गिरेगी नीचे। क्यों गिरेगी? कि जब तक थाली की क्षमता थी उसको ग्रहण करने की, उसने अपने पास रखे रखा, लेकिन अगर लगातार जलवाष्प ऊपर उठ रही है तो वहां जाकर वो संकेंद्रित होगी, इकट्ठी होगी और छोटी छोटी बूंदें एक बड़ी बूंद का रूप ले लेती हैं और बड़ी बूंद नीचे आ गिरती है। तो उसी तरह से वायु में भी जब जलवाष्प पहुंचती है तो अपनी क्षमता के अनुसार तो उसमें जलवाष्प रहता है, लेकिन जब क्षमता खो देती है वायु तो वह जलवाष्प बाहर गिरने लगती है। इसे ही ओस का गिरना कहते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं वाष्पीकरण की, तो वाष्पीकरण की परिभाषा को जरा समझ लें कि वायुमंडल की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा धरातल पर उपस्थित ठोस या द्रव्य रूप में जल, अब ठोस रूप में जल कैसे? बर्फ के रूप में। ठोस या द्रव रूप में जो जल उपस्थित है
जब तापमान के कारण गैस या वाष्प बन जाता है तो यही प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। और यही प्रक्रिया है वाष्पीकरण की, जिसके द्वारा वायु में आर्द्रता पहुंचती है। अब किसी क्षेत्र में वाष्पीकरण कम होता है और किसी क्षेत्र में ज्यादा, ये डिपेंड करता है वहां के तापमान पर, ये डिपेंड करता है वायु की गति पर, और ये डिपेंड करता है वायु की शुष्कता। अगर वायु शुष्क है, सूखी है, तो वाष्पीकरण भी अधिक होगा। जैसे प्यास अगर हमें अधिक लग रही है तो हम पानी भी कैसा पिएंगे, ज्यादा। कई बार हमें प्यास नहीं लगती, हमारा बिल्कुल गला तृप्त है, पेट भरा हुआ है, हमें प्यास नहीं लग रही, लेकिन फिर भी यदि कोई हमारे सामने पानी की पेशकश करता है तो हम 1 घूंट 2 घूंट पीकर ही रख देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है गला सूखे जा रहा है, प्यास लग रही है, किसी ने पानी की पेशकश की, 1 गिलास पी गए और दूसरा भी भरवा लिया और दूसरा गिलास नहीं पी गए। घर में अगर है तो तीसरे गिलास की भी अपेक्षा करेंगे, बाहर है तो थोड़ा सा हम संकोच कर जाते हैं कि नहीं 2 गिलास ही पर्याप्त है। लेकिन उस समय भी आपकी बॉडी को पानी की और आवश्यकता होती है। उसी तरह से वायु जितनी ज्यादा शुष्क होगी, वाष्पीकरण भी उतना अधिक होगा। तापमान जितना अधिक होगा, वाष्पीकरण भी उतना अधिक होगा। और वायु की गति डिपेंड करेगी कि वायु जल से स्थल की ओर चल रही है या स्थल से जल की ओर चल रही है। अगर वायु जल से स्थल की ओर है तो वाष्पीकरण अधिक होगा, और स्थल से जल की ओर है तो वाष्पीकरण कम होगा। तो ऐसे कई कारण, कई तत्व सामने आते हैं वाष्पीकरण के, और यह वाष्पीकरण जो जन्म देता है वो आर्द्रता को ही जन्म देता है। और इसी आर्द्रता और इसी वाष्पीकरण का परिणाम है वर्षा, ओस, पाला, कोहरा, ये इसी वाष्पीकरण का परिणाम। कल हम इनके बारे में, प्रत्येक के बारे में कल विस्तार से चर्चा करेंगे आगामी वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी है। तब तक के लिए देखते रहिए आपकी अपनी ऑनलाइन क्लासेज। धन्यवाद।